नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस पॉजिटिव स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्जाम के लिए कोई स्टडी मटेरियल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले आपको हम यह बताते हैं इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि दोस्तों जो सीटेट का एग्जाम होता है वह कंसेप्चुअल बेस पे होता है। जिस बच्चे की सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता तीव्र होती है वो बच्चा इसमें अच्छा स्कोर लाता है। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिखे रहते हैं दोस्तों ऐसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। बच्चा क्वेश्चन को पढ़ेगा तभी नहीं समझ पाता कि इसमें एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। आपके पास चार ऑप्शन होते हैं, आपको लगेगा चारों में चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं या फिर दो ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन आपको वहां पे समझना पड़ेगा चारों ऑप्शन में कौन ऑप्शन सबसे ज्यादा सही है, वही आपका राइट आंसर होता है। इसलिए सिर्फ क्वेश्चन को रटने का प्रयास ना करिए कि हम क्वेश्चन को रट लें पास हो जाएंगे, नहीं, आप क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए। दोस्तों आपको इस चैनल पर 2011 से लेके जब से सीटेट की शुरुआत हुई है तब से लेके अब तक जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पे देख रहे होंगे। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली अपलोड किए जा रहे हैं। आपको जिस भी सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना हो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जो पेपर हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 21 जनवरी 2024 में जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था उसी दिन पेपर पूछा गया था। इसमें हम सब पेपर 1 में जितने भी आपके सब्जेक्ट थे उसे हम सब कवर कर चुके हैं। हम सब पेपर 2 के अंतर्गत दोस्तों आज जो कि कवर करेंगे ये एसएसटी के जो 60 क्वेश्चन होते हैं इसको हम सब कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। यह चैनल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है जहाँ पे आपको सीटेट के सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें भी उपलब्ध करा रहा है, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, साथ में साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर हम सब सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान की बात करें तो इसमें टोटल दोस्तों 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 40 क्वेश्चन आपके आते हैं कंटेंट से, 20 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं पेडागोजी से पूछे जाते हैं। तो हम सब पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित क्वेश्चन है। अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए है 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। किस सन में? 1960 में। कारण आ रहे 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। क्या यह दोनों कथन सही है दोस्तों? तो हम सब ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है दोनों ए और आर सही है, आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। थर्ड ऑप्शन है ये सही है किंतु आर गलत है। अगला ऑप्शन है ये सही है ये गलत है किंतु आर सही है। तो राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा दोस्तों, ए और आर ये दोनों ऑप्शन दोनों कथन सही है, लेकिन क्या यह व्याख्या कर रहा है? व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए यह ऑप्शन आपका राइट होगा। ऑप्शन तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं हो रहा है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पहले खाली जगह है, कह रहे हैं कि ये कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। किसके कारण? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है भौगोलिक समीप्य, थर्ड है धार्मिक समानता, कथन है दोस्तों थर्ड कथन, सेकंड कथन था, थर्ड कथन है समान भोजन, लास्ट है भाषाई समानता। किसके कारण दोस्तों लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए और बी और सी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी सी और डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए बी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए बी सी डी चारों सही है। तो राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। भौगोलिक सामीप्य के बाद करण नहीं कहा जाता दोस्तों, क्योंकि अगर तिब्बत की बात करें तो तिब्बत कहाँ पे स्थित है और आपके लद्दाख कहाँ पे स्थित है, दोनों में बहुत अंतर है। भौगोलिक सामीप्य के लिए नहीं दोस्तों, धार्मिक समानता वहां पे एक जैसी है, समान भोजन है और भाषाई समानता भी देखने को मिलती है, इसलिए ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सातवीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? पहला ऑप्शन है केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं, सेकंड है सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं, थर्ड ऑप्शन है
व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। लास्ट है सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिए थे, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। कह रहे हैं कि सामाजिक जो विशेषाधिकार है किसी जन्म का भी परिणाम है, जो इस पे है, इस पे सवाल उठाना शुरू कर दिए थे, जो कि यह ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? कह रहे हैं जो पृथ्वी के चारों ओर फैली है वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। और क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? ऑप्शन है पहला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, सेकंड है सूर्य की उष्मा, थर्ड है पृथ्वी पर चट्टानों और महासागर, लास्ट है चांद का गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखते हैं। ऑप्शन इसमें फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभिकथन ए तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ए है शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाई गए। कारण आ रहे हैं उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प को आपको चुनना है। पहला ऑप्शन है ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड है ए और आर सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। तो चूंकि इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही सही है। ए और आर दोनों सही हैं, इसकी व्याख्या भी सही हो रहा है। कह क्या रहे थे? शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए, यह सही है दोस्तों। और कारण आ रहे हैं उनके शासन में अनवरत निर्माण काल चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। इसकी व्याख्या भी सही हो रहा है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। ऑप्शन है पहला नक्षत्र मंडल, ग्रह और सूर्य से बना है। सेकंड ऑप्शन है उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा। थर्ड ऑप्शन है सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र उल्कापिंड। लास्ट है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सप्तऋषि। दोस्तों हमारा जो सौर परिवार है वह किन खगोलीय पिंडों से बना है? आप कहेंगे ऑप्शन थर्ड सही होगा, वह सूर्य से बना है, ग्रह से बना है, उपग्रह से बना है, क्षुद्र ग्रह से बना है और उल्का पिंड से भी बना है। तो हमारा इसी सबको मिलाकर सौर परिवार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इसमें जो करेक्ट होगा थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें। पहला कथन है, ए कथन जो है जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। बी है इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में बांटा। तो ऑप्शन है सही विकल्प को आपको चुनना है। ए और बी दोनों सही हैं। सेकंड ऑप्शन है ए तथा बी गलत, दोनों दोस्तों ए तथा बी दोनों गलत हैं। थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए गलत है किंतु इसमें बी सही है। अब इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए इस क्वेश्चन में अपवाद था। अपवाद क्या था? देखिए इसमें जो कह रहे थे कि यह एकदम सही चीज है कि जेम्स मिल ने 1817 में अपनी पुस्तक को प्रकाशित किया था जिसका नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश ऑफ इंडिया। इसको प्रकाशित किया था इसी में इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों में बांटा भी था, जिसमें बताया था प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में बांटा भी था। यह भी सही है, लेकिन दोस्तों जो भारतीय इतिहासकार थे उन्होंने इसे नकार दिया था। ऑप्शन सेकंड को नकार दिया था। इन्होंने माना कि यह जो विभाजन किया गया है किस आधार पर किया गया है? धार्मिक आधार पर किया गया है, सांस्कृतिक आधार पर किया गया है। इसकी आलोचना किया था। आपके जो एग्जाम में दोस्तों जो सही माना था तो वह ये सही माना था, बी गलत माना गया था। लेकिन आप यह भी कह सकते हैं दोनों भी सही है। सही तो दोनों है, लेकिन आपके एग्जामिनर जो सही क्या माना है, आपका एग्जामिनर यही सही माना है कि ये सही है किंतु बी इसमें गलत है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यह पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अतः उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। ऑप्शन है पहला पहाड़ों में रेल मार्ग का निर्माण आसान होता है। सेकंड है पहाड़ महाक्षेत्र है
थर्ड ऑप्शन है पहाड़ी लोग रेल मार्ग को बना रहे हैं। फिर लास्ट है इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा यही दोस्तों, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का अब विकास हुआ है। देखिए इसके पहले तो जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पे रेल की सुविधा नहीं है, जहां पे सुविधा भी है पतली वाली ट्रेन जो टॉय ट्रेन होती है वही चलती है, और वो बहुत ही ज्यादा समय लेती है आपके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए। वहां पे रेल की सुविधा कोई उपलब्ध नहीं है, लेकिन अब हमारे सबके पास टेक्नोलॉजी में विकास हुआ है, तो अब हम सब जो कि पहाड़ी इलाकों में भी रेल की सुविधा को प्रदान किया जा रहा है, वही कह रहे हैं कि इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कथन ए तथा कथन बी को पढ़िए। अब इसमें एक मिनट, हाँ, कथन ये है 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। अब इसमें बता रहे हैं कि जो सही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कह रहे हैं कि ए दोनों ए और तथा बी सही है। सेकंड ऑप्शन है दोनों ए तथा बी गलत है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु गलत बी गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए गलत है किंतु बी सही है। ऑप्शन इसमें फर्स्ट सही हो जाएगा, ये सही है दोस्तों। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा था, इसमें लगभग 1 करोड़ लोग जो है ये इस बीमारी जो है 1 करोड़ लोगों को मार डाली थी। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी बंगाल की खत्म हो गई थी। यह दोस्तों एकदम राइट है, दोनों ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। किसकी बात करें? गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले। ऑप्शन है पहला, इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। सेकंड है यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। थर्ड ऑप्शन है इस क्षेत्र के जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। थर्ड फोर्थ है कथन जो है बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के स्थलाकृत हैं। ऑप्शन जो इसमें है पहला ऑप्शन है ए बी और सी सही है। सेकंड ऑप्शन है बी सी और डी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए बी और डी सही है। लास्ट ऑप्शन है ए सी और डी सही है। क्योंकि इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, इसमें बी सही है, सी सही है और डी भी सही है, एक जो कि गलत है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। स्त्री पुरा सुतुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना। ऑप्शन है पंडिता रामाबाई। सेकंड ऑप्शन है बीरेश लिंगम पंतलू। थर्ड ऑप्शन है ताराबाई सिंधे। लास्ट है ईवी रामास्वामी नायकर। यह पुस्तक जो लिखा गया था, यह लिखा गया था ताराबाई सिंधे के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। गेहूं जब जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। आपको बताना है गेहूं और जब फसल उगाने के जो साक्ष्य मिले थे सबसे पहले कहां पे मिले थे। ऑप्शन है आपके पास गारो हिल्स पहाड़ियों में। सेकंड ऑप्शन है मालाबार हिल्स में। थर्ड ऑप्शन है सुलेमान और किरथर हिल्स में। लास्ट ऑप्शन है नीलगिरी हिल्स में। यह जो गेहूं और साक्ष के जो सबसे पहले साक्ष कहां पे मिले थे, ऑप्शन इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा। यह सुलेमान और किरथर हिल्स पे मिले थे। ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है, तर्क और अभिकथन से संबंधित है। अभिकथन ये है रूढ़बद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। किसकी बात करें? रूढ़बद्ध धारणाओं की बात करें। तर्क आ रहे हैं रूढ़बद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुण और कौशल को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। देखिए रूढ़बद्ध जो धारणाएं होती हैं, ऐसी धारणा जो तर्क विहीन हो, जिसका कोई साइंटिफिक ना हो, कि मतलब कोई प्रमाणित ना हो कि हाँ यह एक प्रमाणित धारणा है, ऐसी धारणा। तो ऑप्शन इसमें जो है पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है, यही ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। अब देखिए हम इसे आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। कहीं रूढ़बद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती है जिनमें वे अच्छे हैं। इसे अभी एक मेंटलिटी दिमाग में बनी है लोगों की कि लड़कियों का मैथ कमजोर होता है और लड़कों का मैथ मजबूत होता है। क्या ऐसे कहीं प्रमाणित है? अब इस धारणा की वजह से जो बच्ची हाई स्कूल इंटर में मैथ पढ़ना चाह रही होगी, इंटर में मैथ लेना चाह रही हो,
इस धारणा की वजह से नहीं लेती है। हो सकता है उसका मैथ बहुत अच्छा हो, लेकिन यह धारणा जो समाज में प्रचलित है इस वजह से वो मैथ नहीं लिए, वही कह रहे हैं यह रोकती है। और जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति के अनोखे गुण और कौशल को देखने में खांचे में जड़ देती है। यह भी सही है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर वह मैथ लेती, अगर वो मैथ अच्छे से समझ रही है, मैथ लेती, फिर उसे उसका जो मेंटेलिटी है, उसका दिमाग है, जो विकास होता और उसके जो गुण है वह बाहर आते हैं, उसका जो कौशल है उसे लोगों को जानने को मिलता। इसीलिए कह रहे हैं रूढ़िबद्ध धारणाएं जो कि गलत है। ये दोनों ही ऑप्शन सही है, जो दोनों बात कहा जा रहा है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें हैं? वायुमंडल में अधिकांश जो सबसे ज्यादा दो गैसें हैं आपको बताना है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। थर्ड है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फोर्थ है ओजोन और हीलियम। जो सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में है वो ऑप्शन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ऑप्शन इसमें थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कथन ए तथा कथन बी को ध्यान से पढ़ें। कथन ये है दोस्तों, वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई। किसकी बात कर रहे हैं? वेद समाज की बात कर रहे हैं। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है कह रहे हैं कि ए और बी दोनों सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु बी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है ए और बी ए गलत है किंतु बी सही है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका थर्ड सही होगा। ए सही है किंतु बी गलत है। अब बी क्यों गलत है? देखिए जो आर्य समाज है, वेद समाज है, इसकी स्थापना 1864 में हुआ था, यह बात सही है। 1864 में हुआ था। किया किसने था? ये थे दोस्तों श्री धरालू नायडू ने किया था। लेकिन चेन्नई में हुआ था, लगभग मद्रास, चेन्नई जो कि अब चेन्नई है, और मद्रास में इसकी स्थापना किया गया था। लेकिन अगर हम सब वेद आर्य समाज की बात करें, आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक है दयानंद सरस्वती जी हैं, और इसकी स्थापना 1875 में हुआ था। 1875 में हुआ था, मतलब पहले वेद समाज बना, उसके बाद आर्य समाज बना। तो आप कैसे यह कह सकते हैं कि जो वेद समाज है वह आर्य समाज से प्रेरित है? इसलिए ऑप्शन आपका बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। अगर ऐसा कहा जाता कि आर्य समाज वेद समाज से प्रेरित था तो एक बार हम सही मानते, लेकिन यह दोस्तों आर्य समाज वेद समाज की बात करें, वेद समाज पुराना समाज है। ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिलाओं के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्रम से रखी गई। कितनी रखी गई? ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है 20 से 18 वर्ष। सेकंड ऑप्शन है 18 वर्ष से 16 वर्ष। थर्ड ऑप्शन है 21 वर्ष से 18 वर्ष। फोर्थ ऑप्शन है 17 वर्ष से 15 वर्ष। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सही है 18 वर्ष से दोस्तों 16 वर्ष है। इसकी जो सही आंसर है ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर है। अब आपको हम बताते हैं 1929 की बात कर रहा है दोस्तों। 1929 में क्या डिसाइड किया गया था? 18 वर्ष पुरुषों की आयु, 18 वर्ष महिलाओं की आयु 16 वर्ष किया गया। लेकिन अगर इसे हम इसकी और विशेषता की बात करें तो यह दोस्तों जो यह 1929 बाल विवाह निषेध अधिनियम है, अगर आपको कहीं ऐसा मिल जाए कि शारदा एक्ट, आप इससे जानते हैं शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये कि हर विलास शारदा नाम के समाज सुधारक थे, उन्होंने इसे लाया था, तो इसीलिए इसे शारदा एक्ट से नाम से भी जानते हैं। और इसे 28 सितंबर 1929 को यह ब्रिटिश भारत की विधान परिषद द्वारा पारित किया गया था, और 1 अप्रैल 1930 से यह प्रभाव में आया था। इस चीज को आप जानते रहिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल और भारत और बांग्लादेश पैटर्न जूट में के अग्रणी उत्पादक हैं। पैटर्न की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। किसकी बात करें? पटसन, जूट। जूट की अगर हमसे बात करो तो पहला है इसकी जो कुछ विशेषता आपको बताना है। पहला ऑप्शन ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है। सेकंड ऑप्शन है इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। थर्ड कथन है इसे निम्न तापमान निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। लास्ट है इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ऑप्शन इसमें जो है ए, बी और सी सही है। सेकंड ऑप्शन है
ए बी ओ डी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी सी ओ डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए सी ओ डी सही है। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए जो जूट होता है इसे पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। इससे पहले जूट का पौधा होता है जिसमें फूल लगने लगता है तो इसे काट लिया जाता है। इसका जो डंठल होता है इसे छील लिया जाता है, छील को इसे पानी में भिगो दिया जाता है, जब वो सड़ जाता है तो उसे निकाल के जूट को तैयार किया जाता है। इसे पानी की ज्यादा जरूरी चाहिए और ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित भी होता है, यह भी सही है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, यह भी सही है। लेकिन करें इसे निम्न तापमान की, निम्न वर्षा की आवश्यकता नहीं, इसे भारी वर्षा की आवश्यकता होती है, आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इसमें ए सही है, बी सही है और डी सही है। तो ऑप्शन इसमें किसमें मिल रहा है? सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है? इसके बात करें जिसे पवन कह रहे हैं कि जो सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है, पवन कैसे बहती है उसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है उच्च दाब क्षेत्र में से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति होती है। सेकंड ऑप्शन है निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब के क्षेत्र की ओर वायु की गति होती है। थर्ड है संघनित वायु की गति है। लास्ट है पौधे और जीव जंतुओं की गति है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही सही है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति होती है। पवन कैसे बहती है? पवन दोस्तों आपके उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर बहती है। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि? पहला ऑप्शन है यह स्थल रुद्ध है। सेकंड ऑप्शन है यह महासागरों से घिरी है। थर्ड ऑप्शन है दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। लास्ट है यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। करें पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, कब करते हैं? जब दोस्तों दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, क्योंकि वहां पे तभी ऊष्मा जाएगी जब सूर्य ऊपर होगा। तो इसलिए ऑप्शन थर्ड ही सही होगा, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है तब वहां पे अधिक ऊष्मा लगती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ग्लोब पे जो रेखाएं खींची जाती हैं उसे हम अक्षांश और देशांतर के रूप में जानते हैं। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? पहला ऑप्शन है ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए। क्या दोस्तों इसलिए खींचा जाता है ग्लोब पर डिजाइन बने? नहीं, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। ये तो सही लग रहा है, ग्लोब को सुंदर, यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो गया। पृथ्वी पर हल रेखाएं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित, यह नहीं से दोस्तों, यही है पृथ्वी पर स्थान को ढूंढने के लिए हम इन रेखाओं से दोस्तों जो है कि स्थान को ढूंढ सकते हैं कितने अक्षांश पे कितने देशांतर पर स्थित है। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन SSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं वही आपको बताना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन है पहला ऑप्शन है भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी। किसकी बात? सेकंड ऑप्शन है, सेकंड जो ऑप्शन है 1928 में, एक मिनट दोस्तों, हाँ 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में इसकी स्थापना किया गया था। अगला ऑप्शन है 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना किया गया था। लास्ट ऑप्शन है SSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों आपको इस क्वेश्चन में बताना था क्या नहीं है, गलत पॉइंट बताना था। तो गलत पॉइंट क्या है इसका में थर्ड ऑप्शन सही है, 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो आपको पता चल जाता है यही दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको गलत होता है, क्योंकि 1928 में दिल्ली में कह रहे हैं फिरोजशाह कोटला में इसकी स्थापना हुई और फिर कह रहे हैं पंजाब में इसकी स्थापना हुई। मतलब दोनों ही ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका सही है, गलत हो बाकी एक ऑप्शन सही है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में इसकी स्थापना किया गया था, जो कि ऑप्शन थर्ड आपका गलत है और गलत ही आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें गलत पूछा गया है। बाकी पहला ऑप्शन की हम सब बात करें तो भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी, यह सही है दोस्तों। इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव
ये सब प्रमुख इसके सदस्य थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और यह भी सही है दोस्तों, HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या भी की थी। तो यह भी ऑप्शन आपका सही हो गया। पहले इसको नाम से दोस्तों, इसका जो नाम है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसे पहले हिंदुस्तान सोशलिस्ट इसके दूसरी नाम से जाना जाता था। बाद में नाम इसका चेंज किया गया। पहले इसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, फिर बाद में इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट नाम से किया गया। तो आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभिकथनीय तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथनीय है, राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हल्ट मैगजी ने की थी। कारण आ रहे हैं, राजस्व वसूली तक कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान की दी गई, न कि जमींदार को। निम्नलिखित में से सही विकल्प आपको बताना है। ऑप्शन है पहला, दोनों दोस्तों ये और सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है, व्याख्या तो हो नहीं रहा है। सेकंड ऑप्शन है ए और दोनों सही है, किंतु आर व्याख्या नहीं कर, यही ऑप्शन सही होगा दोस्तों। यह भी सही है, महालवारी बंदोबस्त जो है इसकी शुरुआत मैगजी ने किया था, और इसमें दोस्तों जो कर वसूली था, राजस्व वसूली कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान को दी गई थी। इसलिए ऑप्शन इसमें आपका सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय की संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में साथ सतत पोषणी विकास में सहायता करता है। ऑप्शन है ए है, कथन है दोस्तों संसाधन की खपत को घटाना। सेकंड कथन है संसाधन के उपयोग में वृद्धि। थर्ड कथन है संसाधनों का पुनःचक्रण। लास्ट कथन है वस्तुओं का पुनः उपयोग। राइट आंसर इसमें हो जाएगा, पहला ऑप्शन है ए सी और डी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है बी सी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए बी और डी सही है। क्योंकि इसमें जो कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट सही है, ए सही है, सी सही है और डी सही है। बी की जो गलत है संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, ये गलत है, बाकी सभी सही है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति हमें किसके बारे में जानकारी देती है। कौन सी दोस्तों, पेरिया पूर्णम एक जो कि तमिल कृति है, हमको किस बारे में यह जानकारी देती है। ऑप्शन है पहला राजाओं और रानियों के बारे में, सेकंड ऑप्शन है विद्वानों और कवियों के बारे में, थर्ड ऑप्शन है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में, लास्ट ऑप्शन है सिपाही और सैन्य जनरलों के बारे में। तो जो कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। ऑप्शन है पहला शुद्धिकरण, सेकंड ऑप्शन है उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, थर्ड ऑप्शन है निष्कर्ष, लास्ट ऑप्शन है वस्तु की खोज। कह रहे हैं क्या चीज किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा उपयोगिता और प्रयोज्यता दोस्तों किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। पहला कथन है यह यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं। सेकंड कथन है यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। थर्ड कथन है कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है। फोर्थ है इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। ऑप्शन जो दिया गया है पहला ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है सी और डी सही है। क्योंकि इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड सही है, बी सही है और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करें हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपण प्रतिरूप है। क्या है दोस्तों, पहला ऑप्शन है मानचित्र, सेकंड ऑप्शन है उपग्रह से प्राप्त चित्र, थर्ड ऑप्शन है रग्बी गेंद, लास्ट ऑप्शन है ग्लोब। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपण प्रतिरूप क्या है, तो राइट आंसर जो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ग्लोब हो जाएगा। हमारा पृथ्वी का वास्तविक निरूपण प्रतिरूप क्या है, ग्लोब के जरिए से हम समझ पाते हैं दोस्तों पृथ्वी को। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चल अभिकथनीय तथा कारागार को ध्यान से पढ़ें। अभिकथनीय है जनजातियों की
सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। कारण आ रहे जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं। ऑप्शन है पहला, यानी दोनों ए और आर सही है, आर्य की सही व्याख्या भी कर रहा है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर सही है किंतु आर्य की सही व्याख्या नहीं हो रहा है। थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है। अगला ऑप्शन है ए गलत है किंतु आर सही है। तो राइट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा, दोनों चीजें सही है दोस्तों, लेकिन क्या यह व्याख्या कर रहा है? व्याख्या नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अनुवांशिक बीमारियां कहते हैं। देखिए अनुवांशिक का मतलब होता है जब आपके किसी परिवार से ही बीमारी एक दूसरे से स्थानांतरित हो, लेकिन हमको बताना है जो बीमारी हमको जल से हो, भोजन से हो, वायु से हो, इन सबसे फैलती है। संचारणीय बीमारी कहते हैं, यह दोस्तों सही है, इसे हम संचारणीय बीमारी के नाम से जानते हैं। उपार्जित बीमारी नहीं कहते, जन्मजात बीमारी नहीं कहते। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर, संचारणीय बीमारी कहते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अभिकथन ये है तथा कारण आर को ध्यान से पढ़ें। अभिकथन ये है दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। कारण आ रहे वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। निम्नलिखित में से सही विकल्प आपको बताइए। पहला ऑप्शन है ये दोनों दोस्तों ए और आर सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर सही है किंतु आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है। अगला है दोस्तों ये गलत है किंतु आर सही है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ सही है दोस्तों। ये गलत है किंतु आपका आर सही है, यह चीज गलत है, यह गलत सही है दोस्तों। वह व्यवसायी और प्रचारक थे, यह सही है, लंदन में रहते थे, कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी थे, यह भी सही दोस्तों। उन्होंने 1892 से लेकर 1895 तक ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरेटर पार्टी के सदस्य के रूप में सेवा दी थी। तो ऑप्शन आपका सेकंड फोर्थ इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है करें अभिकथन है प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। तर्क है यह बच्चों को सामाजिक मामले के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता और विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। ऑप्शन जो इसमें दिया गया है, पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, ये जो है आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड ऑप्शन है ये सही है परंतु आर गलत है। अगला ऑप्शन है ये गलत है किंतु आर सही है। तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, आर जो है कि सही व्याख्या भी कर रहा है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित तर्क और अभिकथन से है। अभिकथन ए है दोस्तों भारत के गांवों से किसानों को कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। तर्क आ रहे हैं मानसून का अभाव और कर्ज ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखी का कारण बनती है। अब देखिए इसका जवाब आप बता सकते हैं, क्या जवाब हो सकता है? यह सही है दोस्तों। जो भारत में किसान हैं, ग्रामीण इलाके में जो किसान हैं, बहुत सारे किसान जो हैं आत्महत्याएं कर लेते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी जो पूंजी होती है वह खेती होती है, कृषि होती है। वह यह सोच के कर्ज ले लेते हैं कि चलिए हम कर्ज ले रहे हैं, हमारे खेती से मिलेगा तो हम यह कर्ज चुका देंगे। लेकिन मानसून की वजह से किसी अन्य कारण से जब फसल में नुकसान हो जाता है, पैदा नहीं होती है, तो फिर वह मजबूर हो जाते हैं आत्महत्या करने के लिए, क्योंकि कर्ज कुछ अब चुका नहीं पाएंगे, खेती खराब हो गया। तो इसीलिए दोस्तों ये बहुत ही बड़ा कारण है आत्महत्या का, दुख का कारण बनती है। दोस्तों ये दोनों ही ऑप्शन सही है और इसकी व्याख्या भी सही हो रहा है, तो ऑप्शन ये फर्स्ट इज करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। ऑप्शन कुछ कथन दिए गए। पहला कथन है
बालवाड़ियों का प्रावधान। सेकंड कथन है संसद में महिलाओं के लिए सीट का आरक्षण। थर्ड ऑप्शन है व्यवसायिक परीक्षण का प्रावधान। लास्ट कथन है रात की पहली शिफ्ट के लिए लाने ले जाने की सुविधा। ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन है ए बी और सी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए सी और डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए बी और डी सही है, लास्ट है ए बी सी और डी सही है। क्योंकि इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। ए सही है, सी सही है, डी सही है, बी नहीं है दोस्तों। संसद में महिलाओं के देखिए इसमें जो करें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बात करें, हम बालवाड़ियों के प्रावधान करें, इसके बाद व्यवसायिक सुरक्षा का प्रावधान करें, रात में अगर कोई ड्यूटी कर रहा है, आत्मनिर्भर बनाने की बात करें, संसद में महिलाओं की सीटें, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, यह नहीं है। ऑप्शन आपका सेकंड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है करें निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है। पहला कथन है यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। सेकंड है यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों को पता लगाने में मदद करता है। थर्ड है शिक्षिका उपागम की गति को तय करता है। लास्ट है यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है। ऑप्शन जो इसमें सही है सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। करें पहला ऑप्शन है ए और सी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी सी और डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए सी और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए और बी सही है। तो इसमें आप जान रहे होंगे इसमें जो ए है और आपका बी है यह सही है, बाकी ये दोनों गलत है। तो ऑप्शन इसमें फोर्थ इज करेक्ट आंसर। यह समस्याओं सुलझाने की क्षमता को प्रोत्साहित करता है और यह साक्ष्य एकत्रित और मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्यों की पहचान करें। पहला ऑप्शन है विभिन्न समाजों में रहने वाले लोगों की संस्कृति को समझना। सेकंड ऑप्शन है नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। थर्ड ऑप्शन है अंतर और विविधता के लिए आदर विकसित करना। लास्ट ऑप्शन है महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना। तो हमको क्या पढ़ाना है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान को पढ़ाना है। तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कौशल आधारित उद्देश्यों की पहचान करना है। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा, हाँ इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान कीजिए। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है निम्न अभिकथन ए तथा कारण आर पर विचार करें, सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ये है विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे है इतिहास भूगोल राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। कारण आर है इन विद्या विशेष में अंतः संबंध है। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है एक गलत है परंतु आर सही है। इसमें जो ऑप्शन माना गया था दोस्तों, इसमें एग्जामिनर सबको ए नंबर दिया था, ए दिया था। ए का मतलब होता है आपका पहला भी ऑप्शन सही है दूसरा भी ऑप्शन सही है, इसलिए इसमें जो बच्चे पहले भी दूसरे दोनों लगाए थे उनको दोनों का नंबर दिया गया था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। पहला कथन है पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है। सेकंड कथन है क्या यह किसी एक मानक पाठ्यपुस्तक से लिया गया है या कई पाठ्यपुस्तकों से। थर्ड कथन है पाठ्यक्रम की रूपरेखा कितनी विस्तृत है। लास्ट है अधिगमकर्ताओं से सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर पर सक्षमता अपेक्षित है। ऑप्शन है सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला ऑप्शन है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए बी और सी सही है, लास्ट ऑप्शन है ए बी और डी सही है। क्योंकि इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड ए सही है और डी सही है, बाकी बी और सी आपका गलत है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी वजह से ऑप्शन है पहला भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। सेकंड ऑप्शन है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। थर्ड ऑप्शन है न्यायिक प्रक्रियावाद है। लास्ट ऑप्शन है भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित
लोकतांत्रिक मूल्य है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। देखिए इसमें जो नहीं है वही आपको बताना है। सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन की बात करें, यह मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाता है। सेकंड है, यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है। थर्ड है, यह विद्यार्थी के शैक्षिक विकास के साथ सह शैक्षिक पहलुओं का भी आकलन करता है। लास्ट है, यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। क्योंकि इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ है। इसमें नहीं पूछा है, नहीं जो है यह विद्यार्थी के अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। क्योंकि नहीं है तो नहीं, आपका गलत पॉइंट यही है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रिया में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि पहले कुछ कथन दिए हैं, वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं। सेकंड है, वे अस्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरी संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं। थर्ड है, अस्थायी कर्मी बिना समय पर भत्ते की मांग किए लंबे समय तक काम करते हैं। फोर्थ कथन है, अस्थायी कर्मी की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए बी और सी सही है। सेकंड ऑप्शन है बी सी और डी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए बी और डी सही है। लास्ट ऑप्शन है ए बी सी और डी, चारों सही है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। इसमें ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी आपका गलत है। ऑप्शन आपका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरे दोस्तों। रिक्त स्थान है, एक दृढ़ खाली जगह का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। ऑप्शन है राजतंत्र, सेकंड ऑप्शन है लोकतंत्र, थर्ड ऑप्शन है गूढ़तंत्र, लास्ट ऑप्शन है एकतंत्र। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें सेकंड है लोकतंत्र। एक सही विकल्प स्थान का वर्ण है, एक दृढ़ लोकतंत्र का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। ऑप्शन इसमें सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करें भारतीय निरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ है क्या है दोस्तों। पहला कथन है, एक मिनट दोस्तों, हाँ इसका कथन है क्या है। पहला कथन है, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है, राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। सेकंड है, तो थर्ड है, राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करते हैं। फोर्थ है दोस्तों, आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। इसकी बात करें धर्मनिरपेक्ष, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन है पहला ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन है बी और डी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और डी सही है, लास्ट ऑप्शन है सी और डी सही है। देखिए यह क्वेश्चन आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये आपके दैनिक आप अपने परिवेश में भी इस चीज को देखते हैं और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो पहले मामले में कह रहे थे कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। संविधान में यह कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर राज्य जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। डी है, आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित भी कर सकता है। तो ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। इसमें जो कहें अगर ऐसा हो जाए कि राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, धर्म जो है दोस्तों सब लोग मनमानी करने लगेंगे और ये कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। ऑप्शन इसमें थर्ड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित है, अभिकथन और कारण। अभिकथन ए दोस्तों, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। खुली पुस्तक परीक्षा दोस्तों। कारण आ रहे हैं, खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा की तैयारी करने से पहले से नहीं करनी पड़ती। सही विकल्प का चयन कीजिए। करेंगे खुली पुस्तक की बात कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है ए और आर सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है। थर्ड
सेकंड ऑप्शन है ए और आर सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, केवल ए सही है। लास्ट ऑप्शन है केवल आर सही है। इसमें जो सही है केवल दोस्तों ये सही है, आर गलत है कि उन्हें तैयारी नहीं करनी पड़ती, ये गलत है। खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। देखिए, आपने कई टीचरों के से सुना होगा कि जो है एनसीएफ कहता है कि खुली पुस्तक परीक्षा का आयोजन कराया जाए। इसका क्या मतलब होता है? क्या परीक्षा देते समय बच्चों को पुस्तक दे दिया जाए, हाँ लो बच्चों हेर को एग्जाम दो? नहीं। खुली पुस्तक परीक्षा का मतलब होता है कि जैसे एक बुक है, इसी बुक से फिक्स हो जाएगी, इसी बुक से क्वेश्चन आएगा, आप बच्चों को वही पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कन्फर्म ही ना रहे कि इस बुक से क्वेश्चन पूछा जाए तो बच्चा कितना पढ़ेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। यही होता है खुली पुस्तक परीक्षा का मतलब। इसमें ऑप्शन थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियां आपने अपनी एक कक्षा में विद्यार्थियों से प्राप्त की है। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन है पहला, ऐसा क्यों है कि विलासकारें और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। सेकंड है, गरीब लोग अपने जीवन स्थिति सुधारने के लिए और अधिक मेहनत क्यों नहीं करते? थर्ड है, भारत कब विकसित होगा और गरीबी से मुक्त होगा? लास्ट है, सरकार गरीबों को मुफ्त सामान देती है, क्या यह उन्हें आलसी नहीं बना देगा? इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसमें आलोचना के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। क्या करता है दोस्तों? ऐसा क्यों है कि विलासकारें और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन असंगत चित्रण है? दोस्तों किसकी बात करें? नैदानिक मूल्यांकन की बात करें। पहला ऑप्शन है, इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। सेकंड है, इसका संचालन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। थर्ड है, यह सीखने में आने वाली परेशानियों की पहचान में मदद करता है। असंगत की बात करें है ना, तो फोर्थ ऑप्शन है, यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं की बात किया जाता है। जो नैदानिक मूल्यांकन होता है इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। इसका उपयोग कक्षा के असंगत चित्रण है, इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। यही आपका असंगत है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्यपुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है? सही विकल्प का चयन कीजिए। प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर। क्योंकि इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, उच्च माध्यमिक स्तर पर। दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर पर नहीं, उच्च प्राथमिक स्तर पर परिचय कराया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? स्रोतों के बारे में जो सही है, पहला ऑप्शन है, वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं। सेकंड है, वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं। थर्ड कहते हैं, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं। लास्ट है, इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल हैं। ऑप्शन है ए और बी सही। ऑप्शन आपको बताना है ए और डी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए बी सी सही है। लास्ट ऑप्शन है ए सी और डी सही है। क्योंकि इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और डी सही है, ये दोनों गलत है, यही आपका ए और डी सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? पहला है कथन है, क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वह ऐसा क्यों करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना। सेकंड है, किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरणों को इकट्ठा करना और उनका विवरण की तुलना करने को कहना। थर्ड है, छात्रों से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आई खबरों को एकत्र करवाना तथा उसका शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें पहला ऑप्शन है ए और बी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और सी सही है। थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है। लास्ट ऑप्शन है ए बी और सी सही है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा? ट्री चार्ट की अगर हम सब बात करें, पहला ऑप्शन है शासक के शासन काल का सार देने के लिए। सेकंड है एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाएं जैसे युद्ध, क्रांतियों अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए। थर्ड है आधुनिक इतिहास पढ़ाने के लिए। लास्ट है आयु, जेंडर, नस्ल इत्यादि जैसे जनसांख्यिकी चरों के वितरण के लिए। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका, एक मिनट दोस्तों, हाँ, इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही होगा। हाँ, यह होगा एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाएं जैसे युद्धों, क्रांतियों अथवा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र चित्र दिखाने के लिए। ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है? ऑप्शन है पहला विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियां और तस्वीरों का प्रदर्शन करना। सेकंड है केवल समाज के प्रभुत्व विचारों को सिखाना। थर्ड ऑप्शन है आसपास के उदाहरणों से बचना। लास्ट है केवल पाठ्य पुस्तकों से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए आपके एग्जाम में जो इसमें पूछा जा रहा है कि समावेशी बना सकती है। देखिए केवल यहाँ पे आया, केवल यहाँ पे आया, कह रहे हैं कि केवल आपका ऐसा पॉइंट है जिस भी ऑप्शन में केवल आ जाता है वो पॉइंट आपका गलत ही होगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन सही होने सकते। थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं आसपास के उदाहरणों से बचना चाहिए, यह गलत है दोस्तों। आपको आसपास के उदाहरण से बचना नहीं चाहिए बल्कि आपको आसपास के उदाहरण को देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही ऑप्शन, विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानी और तस्वीर का प्रदर्शन करवाना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हसियाई समुदाय के छात्र भी हों, इसीलिए जब आप हसियाई कैरेट पर कक्षा में बात कर रहे हो तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? अब देखिए हसिया कैरेट का मतलब होता है कि जो बच्चा दोस्तों अलग क्षेत्र से आए, जैसे जो बच्चा पिछड़े हुए क्षेत्र से आए उसे आप हसियाई कैरेट के क्षेत्र से बालक को कह सकते हैं। अगर आप इस बात कर रहे हैं तो क्या आपको ध्यान देना चाहिए? कथन है हर समुदाय का नाम लेने पर उन समुदायों से आए लोगों को असहज महसूस कर सकते हैं। इस तरह के मुद्दों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। थर्ड है कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं। लास्ट है विद्यार्थियों से जबरन अपने अनुभव साझा करवाना चाहिए। जबरी आप नहीं कर सकते दोस्तों, जबरी तो आपको वैसे भी नहीं चाहिए होगा। आप यहाँ से ऐसे भी आप घेर सकते हैं कि जो ऑप्शन में डी होगा वो सही नहीं होगा। ऑप्शन इसमें थर्ड सही होगा, ए, बी और सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना कार्य की विशिष्टता है? परियोजना कार्य की विशिष्टता आपको बताना है। पहले कथन है ये विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देती है। सेकंड है परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके। लास्ट है सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है। ऑप्शन है केवल ए सही है, सेकंड ऑप्शन है ए और बी सही है, थर्ड ऑप्शन है ए और सी सही है, लास्ट ऑप्शन है बी और सी सही है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए और सी सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क से क्या लाभ है? ऑप्शन है छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। थर्ड ऑप्शन है प्रत्यक्ष प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना, तर्क करने के कौशल विकसित करता है। थर्ड है तथ्यों को याद रखने में मदद करता है। लास्ट है विद्यार्थियों को ज्ञान परीक्षण में मदद करता है। तो सामाजिक विज्ञान पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य फील्ड वर्क से क्या लाभ होता है? तो इससे जो लाभ होता है तो ऑप्शन फर्स्ट ही छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है। आप कहेंगे सेकंड भी तो सही है, तथ्यों को यह भी तो सही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सही है ऑप्शन फर्स्ट ही सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं? पहला कथन है सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए। सेकंड है दलों का समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। थर्ड है राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए। लास्ट है यह एक प्रथागत प्रक्रिया है। ऑप्शन है पहला ए, बी और सी सही है, सेकंड है बी, सी और डी सही है, थर्ड है ए, बी और डी सही है, लास्ट है ए, बी, सी और डी सही है। इसमें जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही है, ए, बी और सी सही है, डी गलत है। यह एक प्रथागत प्रक्रिया नहीं है, बाकी ऑप्शन है तीनों सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
आत्मन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शन है पहला केस स्टडी, सेकंड ऑप्शन है विचार मंथन, थर्ड ऑप्शन है प्रदर्शन, लास्ट ऑप्शन है सर्वेक्षण। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रदर्शन। आपतन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका आपका प्रदर्शन है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कथन भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है, यह अनुमान लगाता है कि। कथन है दोस्तों पहला, यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। सेकंड है, यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। थर्ड है, यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। लास्ट है, यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, बी और सी सही है। सेकंड ऑप्शन है बी, सी और डी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए, बी और डी सही है। लास्ट ऑप्शन है ए, बी, सी और डी सही है। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ए, बी और सी सही है, डी की जो कि गलत है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? आपसे पहले कथन दिए गए तथ्यों को स्मरण पर न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना। सेकंड है, संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना। थर्ड है, परीक्षा निर्देशों के आधार पर और शिक्षक के विषय वस्तु से अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तकों के कुछ विषयों को छोड़ देना। ऑप्शन है ए, बी और सी सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी सही है। थर्ड ऑप्शन है बी और सी सही है। लास्ट ऑप्शन है ए और सी सही है। इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन सही है। इसमें ए और बी सही है, केवल सी जो कि गलत है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये दो मौलिक अधिकार है जिनकी मांग पर हसियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके समर्थन में गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए। वे हैं क्या है दोस्तों? पहला कथन है समानता का अधिकार। सेकंड है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार। लास्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा मांग है दोस्तों जिसे मांग सकते हैं? दो मौलिक अधिकार आपको बताना है। ए और बी है, बी और सी है, सी और डी है, या फिर लास्ट है ए और डी है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ए और बी दोस्तों। समानता का अधिकार और संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, यही दो अधिकार व्यवहार किया जाए वे हैं ये। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्न ए तथा बी पर विचार करें। यह है दोस्तों, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? यह विधानसभा में होने वाले बहस से किस तरह अलग है? थर्ड है, सेकंड कथन है उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते हैं तो सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हैं? कह रहे हैं कि सही विकल्प का आपका चयन बताना है। इसमें जो पहला ऑप्शन है ये संज्ञानात्मक ज्ञान की जांच करता है, जबकि बी तथ्यात्मक ज्ञान की। यही आपका सही होगा दोस्तों। ये आपका संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच कर रहा है, जबकि बी आपका तथ्यात्मक ज्ञान की जांच कर रहा है। बाकी ये गलत है दोस्तों, बी संकल्पनात्मक ये नहीं, दोनों ये भी है, ये तीनों गलत है। बाकी ऑप्शन फर्स्ट है करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है, किसे जाता है? फर्स्ट कथन है जाति व्यवस्था के प्रचलन को। सेकंड है दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजाति धर्मों के प्रचलन को। थर्ड कथन है विशिष्ट भाषा के प्रयोगों को। लास्ट है उच्च नीच की कम उपस्थिति को। ऑप्शन है ए, बी और सी सही है। सेकंड ऑप्शन है बी, सी और डी सही है। लास्ट है ए, बी और डी सही है। लास्ट है थर्ड था ए, बी और डी सही है। लास्ट है ए, बी, सी और डी सही है। करेक्ट आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा, बी सही है, सी सही है, डी सही है। एक ही जो गलत है कि जाति व्यवस्था का प्रचलन को, तो यह गलत है। बाकी श्रेष्ठा जाता है बी, सी और डी को। दोस्तों इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए थे दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आज हम सब एसएसटी के जो 60 क्वेश्चन थे उसको कवर किए, जो कि आपके सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।